कल हम टाइम ऑफ सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ कल जो किया हमने। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था पर्पस। तो सप्लाई कब हुई ये जानने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो डेट ऑफ ऑर्डर होगा या डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ डिलीवरी या डेट ऑफ एडवांस, क्या डेट होगा ये डेट बताता है टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है। गुड्स के लिए सेक्शन 12 है और सर्विसेज के लिए सेक्शन 13, ठीक है। कौन सा एक्ट था? जीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। तो सबसे पहला इसका सब सेक्शन पढ़ा था हमने कि इस सेक्शन के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकाला जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 बताता था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा अंडर नॉर्मल चार्ज, ठीक है। नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज, तो उसमें दो डेट्स लिखी थी, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है? डेट ऑफ इनवॉइस होता है डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइस और न्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 व्हिचएवर इज ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक नोटिफिकेशन आया है 2017, इसमें बोला गया है कि ये जो डेट ऑफ पेमेंट है ये कंसीडर नहीं करना है गुड्स के केस में एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर। तो बाकी सब के लिए डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस। कितना क्लियर है? इनवॉइस कब इशू करना होता है? जब सप्लाई वाज मेंट बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जब गुड्स आपने रिमूव किए फैक्ट्री से उसके पहले आपको इनवॉइस भेज करना है, ठीक है। अगर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब मूव ही नहीं होने वाले गुड्स तब क्या होगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? जब मेक अवेलेबल करा रहे हो गुड्स सामने वाले को, जब आप उसका पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो, जब आप उसको यूज करने के लिए दे रहे हो, तो वो डेट के पहले आपको इनवॉइस रेज करना है। दैट विल बी द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। मूवमेंट क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था कि जब भी हम सामान बेचते हैं तो जरूरी नहीं सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़े। नॉर्मल केस में अगर आप मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल आपके शॉपकीपर से आपके पास आ जाता है, टीवी खरीदते हो तो उसकी शॉप से आपके घर आ जाता है। तो नॉर्मल केस में तो सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, जब भी सप्लाई होगा तो मूवमेंट होगा गुड्स का इधर से उधर। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता। सपोज मैंने घर बेचा, घर के साथ अपना फर्नीचर भी बेच दिया जो घर में था, घर के बाहर जो जनरेटर था वो भी बेच दिया। तो जो लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो जनरेटर और फर्नीचर तो वहीं रखा हुआ है। तो जरूरी नहीं है सारी सप्लाईज में गुड्स का मूवमेंट शामिल हो। कुछ सप्लाईज ऐसी भी होती हैं जहां गुड्स मूव नहीं होते हैं, फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है और टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अलग है, क्योंकि वहां मूवमेंट ही नहीं हो रहा ना, रिमूवल ही नहीं हो रहा गुड्स का, फैक्ट्री से या घर से बाहर ही नहीं जा रहे गुड्स। तो वहां डेट है कि जब आपने मेक अवेलेबल करा दिया, जब आपने घर की चाबी सौंपी तो आपने फर्नीचर भी सौंप दिया, तो उस डेट या उसके पहले आपको इनवॉइस रेज करना है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आया करो डेली। अब ये प्रोविजो है, ये प्रोविजो ऑल्दो अब रेलेवेंट नहीं है क्योंकि पेमेंट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट हट गया है, बट स्टिल हम पढ़ते हैं इसको क्योंकि कंपोजिशन वालों के लिए तो अभी भी रेलेवेंट है। और सर्विसेज में भी सेम प्रोविजो आएगा तो वहां हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, ठीक है। दो सिनेरियो लेते हैं। अभी अपन ऐसा मान रहे हैं कि डेट ऑफ पेमेंट भी लिखा है उसमें एक्ट में, एक्ट में तो लिखा है और नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अभी है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इससे समझते हैं अपन ये वाला प्रोविजन, ऑल्दो डेट ऑफ पेमेंट हट गया है कंपोजिशन डीलर के अलावा बाकी सबके लिए, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए अपन को ये अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों बता रहा हूँ। केस 1, डेट ऑफ इनवॉइस है 1 अप्रैल 2023, डेट ऑफ पेमेंट है 10
अप्रैल 2023। व्हाट विल द टाइम ऑफ सप्लाई? 1 अप्रैल 2023। केस 2, डेट ऑफ इनवॉइस है 10 मार्च 2023 और ये है 5 जनवरी 2023। व्हाट विल द टाइम ऑफ सप्लाई? 5 जनवरी 2023। ठीक है, इजी था यहाँ तक। अब सपोज हमने एग्जांपल लिया था कंटिन्यूअस सप्लाई में वाटर का, मिल्क का जो हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो जो मुझे बिल देता है वो हर महीने की 1 तारीख को देता है, ठीक है। 1 अप्रैल को दिया, फिर 1 मई को दिया, फिर 1 जून को दिया, ठीक है। अब मैं उसको पेमेंट भी उसी दिन कर देता हूँ जिस दिन ये बिल देता है, ठीक है। बट क्या हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट ये मार्च मंथ का बिल था, मार्च महीने का बिल आया 980 रुपए। मार्च महीने का बिल आया 980 रुपए, ठीक है। मैंने इसको पेमेंट कर दी 1,000 रुपए की। 20 रुपए उसके बाद खुले नहीं थे, मैंने बोला ठीक है अगले बिल में एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे पता है तो डेली मुझे सप्लाई कर रहा है या मुझे आगे रेगुलरली इससे सप्लाई लेना है। तो ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि हम थोड़े पैसे ज्यादा दे देते हैं जितने का बिल होता है, ताकि वो आगे बिल में एडजस्ट कर ले हम, ठीक है। तो 980 रुपए का बिल था, हमने 1,000 रुपए दे दिया। तो 980 रुपए तो मैंने इस बिल के दिए, 980 तो मैंने इस बिल के दिए, और 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए मैंने एज एडवांस। वो किस मंथ के बिल के लिए? अप्रैल का बिल जो मई में बनेगा उस बिल के लिए, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में दो डेट ऑफ पेमेंट हो गई। अप्रैल मंथ का जो बिल मई में बना 1 मई को, इसका डेट ऑफ इनवॉइस तो एक ही है, ठीक है। ये बिल बना सपोज 950 रुपए का। ये 950 का जो पेमेंट है ये 2 बार में कर रहा हूं मैं। पहला 1 मई 2023 को मैंने दिया था मतलब ऑलरेडी 30 रुपए, 20 रुपए यहाँ एडवांस थे, तो यहाँ 930 रुपीज मैंने दिया 1 मई को। और 1 अप्रैल को 20 रुपए दे चुका था मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा। मार्च में 980 था तो 1 अप्रैल को 980 रुपए इसका दे दिया, और 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया इस महीने का, ठीक है। मार्च का बिल जो अप्रैल में बना वो 980 रुपए का बना, बट मैंने पेमेंट कर दिया 1,000 रुपए का, 20 रुपए ज्यादा। अब अगले महीने में 20 रुपए कम दूंगा ना, तो अगले महीने का बिल 950 का बना तो 20 रुपए कम दिए मैंने, 930 रुपए। अब जितनी बार पेमेंट होगा उतनी बार आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। जितनी बार पेमेंट होगा उतनी बार आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। वो सारे टाइम ऑफ सप्लाई सेम भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं, बट जितनी बार पेमेंट होगा आपको उतनी बार टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। हर पेमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हर इवेंट के लिए देखना पड़ेगा व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो पहला जो 20 रुपए है, इसका डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? इस 20 रुपए का इनवॉइस कब बना? फर्स्ट मई। इनवॉइस कब बना है 20 रुपए का? 1 मई। इस 20 रुपए का इनवॉइस कब बना? 1 मई। ये तो 1 अप्रैल को जो 980 मिल रहे 980 मिल गया। ये 20 रुपए का कोई इनवॉइस यहाँ बना था, ये 20 रुपए का तो ये बना है ना। ये 20 रुपए इस इनवॉइस के लिए दे दिए मैंने एडवांस में। तो 20 रुपए का डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 1 मई। 20 रुपए का डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 1 अप्रैल। whichever is earlier, क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। अब 930 रुपए जो दिए उसके लिए डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 1 मई। और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 1 मई। तो इस 930 रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1 मई। समझ रहे हो? तो ये जो चिल्लर है, चिल्लर 20 रुपए, ठीक है, इसका हिसाब किताब करने में बहुत दिक्कत जाएगी लोगों को। बहुत दिक्कत जा रही थी सर्विस टैक्स में प्रोविजन था, तब बहुत दिक्कत जा रही थी लोगों को ये हिसाब किताब करने में।
कि ये एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा टैक्स पहले जमा करो, फिर जब अगला बिल बनेगा उसमें से माइनस करो और बाकी भी टैक्स जमा करो। तो रिकंसाइल करने में बहुत दिक्कत जा रही है ये छोटे छोटे चिल्ड्रन पैसों को। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये इस तरह की जो चिल्लर पेमेंट है इसके लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ पेमेंट ना मान के डेट ऑफ इनवॉइस ही मान लेंगे। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है इनवॉइस के अगेंस्ट, उस एक्स्ट्रा पैसा के लिए टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ पेमेंट ना हो क्या हो जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस, ताकि ये हिसाब किताब, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाए। समझ में आया? तो चिल्लर को भी डिफाइन करना पड़ेगा कितने रुपए का। सपोज 1000 रुपए का बिल है और मैंने 5000 रुपए पे कर दिया, तो क्या आप बोलोगे चिल्लर 4000? नहीं है ना। तो डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज दिस एक्सेस अमाउंट, चिल्लर जिसको हम बोल रहे हैं वो कितने अमाउंट तक मांगेंगे। तो वो मॉनिटरी लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की 1000 रुपीज, 1000 रुपए तक। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ओवर एंड अबव इनवॉइस अमाउंट, तो उस एक्स्ट्रा पैसा के लिए, उस एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिला है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई will not be the date of payment, it will be the date of invoice. For amount up to rupees 1000 that is received over and above the invoice value, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा डेट ऑफ पेमेंट नहीं होगा, डेट ऑफ इनवॉइस होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। Provided that the supplier of taxable goods receives an amount up to 1000 rupees, 1000 रुपए तक, in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess shall at the option of said supplier, at the option इसलिए जोड़ना पड़ा कि भैया आप अगर हिसाब किताब रख पा रहे हो तो आप रखो और हमको पहले पैसा दे दो जीएसटी का। अगर हिसाब किताब नहीं रख पा रहे हो तो आप ये छूट हमें दे दो। तो ये ऑप्शनल है, दिस इज नॉट मैंडेटरी एग्जेम्पशन। ये ऑप्शनल बेसिकली आपको रिलीफ दी है। बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच। ठीक है, तो देख लो उसको हिंदी में अच्छे से। इनवॉइस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही लिखा है, डेट नहीं लिखा। नहीं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से चल रहा है। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट पीछे से चल रही है। फिर डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट प्रोविजन बस देखो, फर्स्ट जो प्रोविजन है वो बस देखो, ये मत देखो। तो डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब एक्चुअल इशू और ड्यू डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। कंटीन्यूअस सप्लाई के केस में क्या होगा? कंटीन्यूअस सप्लाई के केस में कंटीन्यूअस सप्लाई में तो जब पीरियोडिक पेमेंट्स रिसीव होंगे या पीरियोडिक स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे तब आपको इनवॉइस बनानी है। तो हर महीने की अगर 5 तारीख को मैं हिसाब रखा हुआ आपका, तो 5 तारीख को आपको इनवॉइस बना देना नहीं। हाँ, तो उस हिसाब से चलेगा। पीरियोडिक स्टेटमेंट मतलब जो मंथली हिसाब किताब करते हैं ना, हफ्ते का मंथली या साल का, वो पीरियोडिक स्टेटमेंट। पीरियड मतलब एक हफ्ता, महीना, साल के पीरियड हो गया, उसका स्टेटमेंट मतलब कितना माल गया, कितना पैसा मिल गया, वो स्टेटमेंट हो गया था इस पार्टी का, है ना। ठीक है, लिख लो इसको, पेंसिल से लिख लो, पेंसिल। तो इनवॉइस से 1000 रुपए ज्यादा तक, इनवॉइस से 1000 रुपए ज्यादा तक अगर अमाउंट रिसीव होता है, इनवॉइस से 1000 रुपए ज्यादा तक अगर अमाउंट रिसीव होता है, नहीं है उसका
इनवॉइस 3000 रुपये ज्यादातर अगर अमाउंट रिसीव होता है तो उस अमाउंट के लिए उस एक्सेस अमाउंट के लिए मतलब उस अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस होगा। डेट ऑफ इनवॉइस होगा ब्रैकेट में लिख दो अगर सप्लायर चाहे तो। अगर सप्लायर चाहे तो ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कल मैं बताया था एक्सप्लेनेशन दो पर्पज से दिए जाते हैं, या तो कुछ वेरीफाई करने के लिए हाँ या तो दायरा बढ़ाने के लिए। ठीक है। एक्सप्लेनेशन वन for the purpose of clause A and B the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or in the case इसका मतलब है देखो टाइम ऑफ सप्लाई कब देखना है। टाइम ऑफ सप्लाई कब देखोगे। अभी अपन का फ्लो क्या है। पहले हमने सप्लाई पढ़ा, सप्लाई की सेक्शन फिर स्टार्टिंग सेक्शन पढ़ा सेक्शन 9। अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं है तो आप चार्जिंग सेक्शन में कवर ही नहीं होगे, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बोलता है कब जीएसटी लगेगा जब सप्लाई होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई देखोगे क्या, नहीं। पहले ही दरवाजे से अगर आप बाहर हो गए तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपका डेट ऑफ इनवॉइस आता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उस दिन आपने सप्लाई की है। यू हैव अग्रीड मेड और अग्रीड टू बी मेड, वो जो है वो मान लिया जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया उस दिन तो सप्लाई नहीं हुई थी तो आप टैक्स कैसे वसूल रहे हो। कोरिलेशन समझो। यहां बोल रहे हैं पहले हम चेक करेंगे सप्लाई है कि नहीं, फिर हम निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। लेकिन सपोज एक्चुअल सप्लाई हुई है, मतलब गुड्स डिलीवर हुए हैं 10 अप्रैल को। ठीक है। इनवॉइस आपने एक महीना पहले ही बता दी 10 मार्च को। अब आपको 10 मार्च को तो सप्लाई हुई नहीं है, सिर्फ इनवॉइस बनाई गई थी। सप्लाई तो तब होगी सेल कंप्लीट होगी। सेल कंप्लीट होगी तो गुड्स डिलीवर होंगे। तो ये बोला है तो उस झगड़े में हमको नहीं करना है। हम मान लेंगे कि सप्लाई 10 मार्च को ही हो गई। We will assume that it will be deemed that supply has been made on the date determined by these provisions. इस प्रोविजन में जो डेट बताई गई है उस डेट को मान लेंगे कि सप्लाई हो गई उस एक्सटेंट तक। ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2। अब डेट ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। ठीक है। एग्जांपल देके बता रहा हूं। ठीक है। मैंने आपको चेक दिया, मैं कस्टमर हूं, मैंने आपको चेक दिया। चेक समझते सब लोग, कौन बनेगा करोड़पति मुझे अमिताभ बच्चन साइन करके देता है। तो मैंने आपको चेक दिया 5 अगस्त का। 5 अगस्त को मैंने आपको चेक दिया, डेट भी चेक में 5 अगस्त लिखी थी। आपने बैंक में उसको लगाया 18 अगस्त को। ठीक है। और आपके अकाउंट में पैसा आया 25 अगस्त को। ठीक है। और आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया 31 अगस्त को। फिर से बोल रहा हूं, आपको चेक मिला, मतलब मैंने चेक दिया आपको, आई एम द रेसिपिएंट यू आर द सप्लायर। मैंने आपको चेक दिया 5 अगस्त को, चेक में डेट भी 5 अगस्त डली थी। आपने उसको बैंक में लगाया 18 अगस्त को। आपके अकाउंट में पैसा आया 21 अगस्त को, 25 अगस्त को। और आपने एंट्री की 31 अगस्त को, 31 अगस्त को बुक्स में। तो कौन सी डेट को आपको पैसा मिला, क्या मानेंगे, विच ऑन विच डेट यू हैव रिसीव्ड द पेमेंट।
5 अगस्त। चेक मिलने से बस मान लेंगे? चेक मिल गया मतलब पैसा मिल गया? तो कंफ्यूजन है, कौन सी डेट लेना चाहिए? जीएसटी ऑफिसर बोलेंगे भैया 5 अगस्त ही लो, 5 अगस्त को तो मिल गया चेक आपको। हम बोलेंगे नहीं भैया 31 अगस्त जब मैंने बुक्स में चढ़ाया। तो ये विवाद ना हो इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन डाला गया है। बेसिकली दिस इज क्लैरिफाइंग व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है। तो क्या बोलता है, shall be the date on which payment is entered in the books of accounts or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier। जिस दिन सप्लायर के खाते में क्रेडिट हो गया, खाते में मतलब बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। जब भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है बैंक की बुक में। ठीक है। तो जिस दिन हमारा अकाउंट बैंक की बुक्स में क्रेडिट हो गया, हमारे खाते में आ गया, या जिस दिन मैंने उसकी एंट्री बुक्स में चढ़ा ली, सपोज 5 अगस्त को ही मैंने एंट्री कर ली बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो 5 अगस्त की डेट हो जाएगी व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, जब मैं बुक्स में चढ़ाऊंगा या जब बैंक में पैसा आ जाएगा, विच एवर इज। ऐसा क्यों करना पड़ा? देखो क्या होता है, कुछ लोग हो सकता है टैक्स बचाने के लिए बैंक में पैसा तो आ गया बट बुक्स में एंटर ही नहीं कर रहे। बुक्स में एंटर 31 मार्च को जाकर कर रहे हैं जब ऑडिट हो रहा है क्लोज हो रही बुक्स, तो सरकार को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने बोला कि बुक्स में पैसा लगा कर निकल कर रहे हो या बैंक में जब पैसा आ गया विशेष निकल गए। समझ में आया? क्लियर है ये? यस सर। फिर से बात बताओ, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी द सप्लाई the rate of on which the supplier receives the payment shall be the rate on which the payment is entered in the books of accounts or the rate on which the payment is credited to the bank account, whichever is। अब क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट का क्लॉज ही नहीं है वर्ड्स में, तो ना हमको एक्सप्लेनेशन टू काम का है हमारा, ना प्रोविजन काम का है। ये दोनों ही तो इररिलेवेंट हो गए हैं। पर ये पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि सर्विसेज में भी ये आएंगे, कंपोजिशन अप्लाई में तो है, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी था, तो इसलिए हमने इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है? व्हाट इज रिवर्स चार्ज? हम चार्ज की कुछ ट्रांजैक्शन से जहाँ पे बेसिकली पे करता है जीएसटी। When the liability to pay tax to the government lies on the shoulders of the recipient, then it is called reverse charge mechanism. A mechanism in which the recipient pays the tax directly to the government is called reverse charge mechanism. ठीक है? तो रिवर्स चार्ज के केस में टाइमिंग ऑफ सप्लाई अलग डिफाइन की है। ठीक है। अभी जो हमने बोला वो फॉरवर्ड चार्ज में था, तो रिवर्स चार्ज के गुड्स में है सबसे पहली चीज। तो हाँ कुछ गुड्स में रिवर्स चार्ज है, वो लिस्ट हमारे कोर्स में नहीं है बट हमारे बुक में दी थी। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तेलुगु पत्ता था, लीव्स। ठीक है। हाँ हाँ, बीड़ी रेफर थे, कुछ ओल्ड एंड सीज व्हीकल थे। ठीक है। तो ऐसे कुछ आइटम्स है, लिस्ट है जिन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है गुड्स को। गुड्स खरीदोगे, खरीदने वालों को टैक्स देना है, इसको सरकार होगा। ठीक है। तो उसके लिए टाइप ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो लिखना सबसे फर्स्ट पॉइंट। देखो फॉरवर्ड चार्ज के लिए 2 पॉइंट थे, फॉरवर्ड चार्ज के लिए 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था डेट ऑफ इनवॉइस और दूसरा पॉइंट था डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। रिवर्स चार्ज के केस में
तीन डेट्स आ रही, रीड कर लेंगे, बना लो। In case of supply, in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, that is 9 subsection 3 and 9 subsection 4. The time of supply shall be the earliest of following dates, namely the date of receipt of goods. जब हम वहां पे बात करते थे तो वहां पे रिमूवल ऑफ गुड्स की बात करते थे, क्योंकि हम सप्लायर के एंगल से देख रहे थे उसको कब टैक्स भरना है। अब रेसिपिएंट के एंगल से देख रहे हैं तो आपने रिमूव कब किया उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैंने रिसीव कब किया, तो पहली डेट होगी डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। दूसरी डेट है you want to put up the date of payment, date of payment as included in the books of accounts of the recipient or the date on which the payment is debited to books of account बैंक। तो यहाँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक की बुक्स में मेरा अकाउंट डेबिट होगा, तो मेरे अकाउंट से जब पैसा गया या मैंने बुक्स में जब रिकॉर्ड किया वो डेट मतलब इनका डेट ऑफ पेमेंट पहले डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, तीसरा है 31st डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। 30th डे नहीं है, बहुत लोग 30th डे याद कर लेते हैं, 31st डे। लेकिन अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है, द डे the date immediately following 30 days, immediately following 30 days मतलब 30 दिन के बाद जो डेट पड़ी वो 30 दिन के बाद कौन सी डेट पड़ती है, 31, तो 31st डेट देनी है, आपकी 30th डेट कौन सी डेट देनी है, 31st डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस किसकी, सप्लायर। जब सप्लायर ने इनवॉइस उस पर 31st डे 30-31 दिन का ग्रेस क्यों दिया होगा, लॉजिक तक क्यों डेट ऑफ इनवॉइसिंग क्यों नहीं मिली, क्या होगा सर ऐसा भी होता है ना कि अगर कोई इनवॉइस में नहीं आता कुछ अपन को बाद में मिलते 2 घंटे बाद होती है, तो वो रिवर्स में बाद में इनवॉइस चले जाएंगे। उसमें इसमें सरकार बोलती है कि जब आपको इनवॉइस मिले उस दिन के बाद अगर रिमूव होती 30 दिन आपको गुड करने के लिए दे रही है कि इनवॉइस तो हर 30 दिन बाद इनवॉइस मिल सकते हैं और एग्जाम और ये भी एक एग्जाम हो सकता है और भी एग्जाम है। देखो सप्लायर ने इशू कर दिया इनवॉइस, इशू करके हो सकता है उसने पास ही रख लिया, हमको दिया ही नहीं, तुम्हें सपना मिला है कि सप्लायर ने इशू कर दिया इनवॉइस। ये नॉर्मली इनवॉइस होता है वो गुड्स के साथ ही आते हैं, तो इनवॉइस में आता है गुड्स के साथ भेज दिया, अब गुड्स आने में उससे 1 हफ्ता लग जाए, 2 दिन 3 दिन लग जाए, जम्मू कश्मीर से करने हमारी जाएगा गुड्स बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर आए इनवॉइस तो जैसे ही आए हमारे व्यक्ति कॉस्ट पूरा पहुंच जाता है। ऐसे हेड पे इनवॉइस चेक होता है कि सारा सामान आया कि नहीं आया, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, फिर डिसाइड होता है कि गुड्स को लेना भी है कि नहीं लेना है, कि वापस कर देना है, फिर खराब टूटा फूटा माल आया होगा, खराब माल आया होगा, हमारी क्वालिटी सबसे नहीं आया होगा, हम वापस कर देंगे। फिर जब गुड्स अंदर आ जाता है जी आने लगा है, गुड रिसीव नोट बन जाता है, गुड्स हमको मिल गया है, फिर ये इनवॉइस जाके कहाँ अकाउंट्स में, तो ये पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है ना, तो इसलिए ग्रेस पीरियड दिया है 31 डेज, 30 days plus 1, 31 days का पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का, तो 3 डेट आ गए, ऐसे लिख लो। ऊपर हेडिंग देना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अभी 2 होते हैं स्टडी और भी 2 फॉरवर्ड चुका है 5।
हेलो यस सर। हेलो यस सर। हेलो बताइए सर। यस सर। हाँ 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 ठीक है। एक प्रोविजन और लिखा है, provided that where it is not possible to define the time of supply under clause A, B, C, the time of supply shall be the date of entry in books of accounts of recipient of supply। ठीक है, इसको समझते हैं पहले क्या है। ये जो एंट्री है पहले बी वाली, यहाँ पे लिखा है कि जब एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, ठीक है, जब गुड्स आते हैं तब मैं क्या एंट्री करता हूँ। गुड्स आते हैं, मैंने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए, क्या एंट्री करूँगा, क्या एंट्री करूँगा। सब अच्छी लगा मुकेश, हाँ जो यहाँ को सप्लाई हाँ परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि उसमें जीएसटी भी लगा होगा तो मैं जीएसटी इनपुट लूंगा, एलजीएसटी इनपुट लूंगा, जीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, एलजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। 10,000 की गुड्स है, 900 जीएसटी लगा, 1100 रुपए, 11,800 रुपए टू मिस्टर ए। एक एंट्री तो ये करता हूँ मैं, ठीक है। रिवर्स चार्ज में गुड्स होंगे तो पेबल हो जाएगा टैक्स, तो एंट्री ऐसी होगी। 10,000 को उसको रख लेंगे उसका देखो और बाकी जीएसटी भी मेरा काम करो। करेक्ट। तो मैं साथ में ये इसलिए बताते जाता हूँ जनरल एंट्री, ताकि थोड़ा आप कोरिलेट कर पाओ। अल्टीमेटली तो हर चीज का अकाउंटिंग इम्पैक्ट देना ही है हमको, जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में अगर अकाउंटिंग इम्पैक्ट भी दिमाग में चलता रहेगा आपके, तो आप कोरिलेट कर पाओगे कोई भी चीज। तो वेंडर कर दे रहा हूँ, ठीक है, मिस्टर ए। मिस्टर ए को तो मुझे 10,000 रुपए ही देने हैं अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। टू सीजीएसटी पेबल 900 और टू एसजीएसटी पेबल 900, ठीक है। ये एंट्री करता हूं जब मैं रिवर्स चार्ज में गुड्स परचेज करता हूं। being goods purchased from Mr. A on which RCM is applicable। ऐसी बनाते जनरल एंट्री ना, क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये एंट्री की मैंने 1 जून 2024 को, और आज 12 जून 2024 को इसका पेमेंट होने जा रहा है। तो अब मैं एंट्री क्या करूंगा, पेमेंट कर रहा हूँ मैं। नहीं एक ही बस। सर पेमेंट करोगे सर वेंडर मिस्टर ही हाँ मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये मैंने पे कर, बीइंग पेमेंट मेड टू मिस्टर ए, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें लिखा है डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, 1 जून को या 10 जून, 12 जून को? दो डेट है मेरे पास जब मिस्टर ए का खाता डेबिट क्रेडिट हुआ है, 1 जून या 12 जून।
तो डेट ऑफ पेमेंट में किस कौन सी डेट की बात कर रहे हैं? 1 जून की डेट से मतलब है। ठीक है। अब 3 डेट थी, कौन कौन सी डेट थी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, तीसरा 31st डेट ऑफ गुड्स। अब सपोज मैं आपके यहाँ जीएसटी की रेट हूँ, ठीक है, रेट समझते हो? ठीक है, जीएसटी में उसको सर्च इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ठीक है, सर्च इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं रेट, ठीक है। तो जीएसटी वाले आए आपके ऑफिस, आपके डॉक्यूमेंट्स सब लगा रहे, फॉर्म सब लगा रहे, तो उनको मिल गया कि आपने किसी अनरजिस्टर्ड, आप बिल्डर हो और अनरजिस्टर्ड व्यापारी से आपने बहुत सारा सीमेंट खरीदा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन 4 में अगर बिल्डर अनरजिस्टर्ड व्यापारी से सीमेंट खरीदता है तो उसको रिवर्स टाइम टैक्स पे करना पड़ता है। बट उनने आपके रिकॉर्ड जो लगा थे उसमें आपकी बुक्स में तो एंट्री दिखाएंगे सीमेंट परचेज की, पर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है साहब, तो रेट ऑफ पेमेंट नहीं है। उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस दिन आपने रिसीव किए गुड्स, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है किस दिन रिसीव किए गुड्स, और ना ही आपके पास इनवॉइस है सप्लाई। समझ रहे हो? तो तीनों चीज नहीं है, इनवॉइस भी नहीं है, डेट ऑफ रिसीप्ट भी नहीं है, और पेमेंट हुआ नहीं तो डेट ऑफ पेमेंट भी नहीं है। तो एक केस लॉ है इनकम टैक्स में, आप पढ़ोगे, जहां पे वो बोलता है कि अगर कोई चीज डिटर्मिनेबल नहीं है, श्रीनिवास शेट्टी केस लॉ है जिसमें कैपिटल गेन में पढ़ोगे आप कि जहां पे कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है कैपिटल गेन की चीज, तो वो अगर इनडिटर्मिनेबल है, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया कैपिटल गेन निकालने का, सेल्स कंसोलिडेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो आता है कैपिटल गेन। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनडिटर्मिनेबल है तो सेल कंसोलिडेशन तो आता है, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनडिटर्मिनेबल है, तो कैपिटल गेन भी इनडिटर्मिनेबल हो गया, तो उस पर हमने टैक्स भी इनडिटर्मिनेबल हो गया। तो आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते हो क्योंकि आप करना ही नहीं कर पा रहे हो। टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा ये आप बता नहीं पा रहे हो मुझे, तो टैक्स आप वसूल नहीं सकते, ये वो केस लॉ में लिखा है। समझ रहे हो? ऐसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमको बता दो आपको ये सब हमको पता है इसका जीएसटी लगेगा पॉलिसी पे, लेकिन कब लगेगा ये भी पता होगा आपको। तो क्या मैं वसूल पाऊंगा जीएसटी? नहीं वसूल पाऊंगा। तो मैंने आपको बोला कि सीए पढ़ने के लिए आपको सीए फाउंडेशन इंटरनल फाइनल क्लियर कर रहे हैं, बट मैं आपको इंटर का टाइम टेबल नहीं बता रहा हूँ, आप एग्जाम होंगे तो आप कभी क्लियर कर पाओगे क्या? तो ऐसा ना हो जाए कि ये तीनों डेट इनडिटर्मिनेबल हो जाए और आप जीएसटी के चिंबल से बाहर हो जाओ। तो उनने क्या बोला, उनने बोला कि अगर ये तीनों डेट नहीं पता कर पा रहे हैं तो जिस डेट में आपने खर्चा बुक किया, खर्चा सीमेंट परचेज बुक की ना आपने, वो डेट हो जाएगी टाइम ऑफ। अगर ये तीनों डेट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस इनडिटर्मिनेबल है, तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई? जिस दिन आपने खर्चा बुक किया वो डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल में यही चीज हो जाएगी परचेज वाली। हाँ 1 जून हो जाएगी अगर बाकी और कुछ चीज नहीं है तो। ठीक है, एक बार अब सेक्शन 31 रीड कर लेना पूरा, और बाकी के जो 2-3 बचे हैं वो रीड करना। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 6.43 में है, ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन सॉल्व क्यों होता है? एक बार ये क्वेश्चन जितने मैंने दिए वो कर लो, और प्लीज जो सप्लाई क्वेश्चन अभी श्रद्धा दे रही है, तो वो एक बार करना है, ठीक है? तो वो अभी कर लो। अभी अपनी 11:30 तक थी क्लास, लेकिन आज जल्दी खत्म कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन लेकिन अभी कर लो 11:30 तक, ठीक है? फिर अपन इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस दिए प्लस वो क्वेश्चंस, ठीक है? ओके।